एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको इस समय अपने समय जो लिमिटेड टाइम है आपके पास, उसका सदुपयोग करना है। रिवीजन प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है। इसी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आए हैं सोशल स्टडी की मैराथन क्लास। ओके, सोशल स्टडी की ये मैराथन क्लास है जो आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो आपके 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं वो भी आपके इस पर्टिकुलर क्लास से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन या फिर कोई नहीं? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन। सो आपकी ये क्लास सीएट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीएट एग्ज़ाम में बस आपका ये होगा कि यहाँ पर आपको 5th ऑप्शन दे दिया जाएगा, यानी अनआंसर्ड क्वेश्चन, यानी अनुत्तरित प्रश्न। बस 5 ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास और कुछ नहीं होगा। 5th ऑप्शन की वजह से ये आपका जो होता है अनुत्तरित प्रश्न, ये आपका सीएट के लिए भी इसलिए पूछा जा सकता है, सीएट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा रॉबिन्स ने दी थी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 31 दिसंबर 1988, 27 जनवरी 1991, 31 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2021। कब हुए थे संधि पर हस्ताक्षर, आपको बताना है। सो आपका 31 दिसंबर 1988 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मैंगो शार, लू, चेरी ब्लॉसम्स या फिर बारदोली छीड़ा? असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सो ये सभी आपके प्रश्न आने वाली परीक्षा आपकी एचटेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली छीड़ा, 4th वाला ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर क्या है? क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर क्या है, आपको बताना है। 6 डिग्री, 8 डिग्री, 6.5 डिग्री, 5.5 डिग्री? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री, नहीं 6.5 डिग्री। ओके, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एचटेट के जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल क्लासेस हैं वो सभी आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो रूस की खूनी रविवार की घटना आपकी 1905 में हुई थी। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है, आपको बताना है। यानी आपका जो
पहले तो आपको इसके लिए पूर्व से पश्चिम तक का ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ओके। एंड नॉर्थ से साउथ तक की आपको पता होनी चाहिए डिस्टेंस अपने भारत की, ओके। तब जाकर आप इसका डिफरेंस निकाल पाएंगे। सो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, ओके, डायग्राम थोड़ा आप समझ लीजिएगा, है ना। सो नॉर्थ से साउथ तक का जो विस्तार है वो है आपका 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट अगर आपका देखें तो ये आपका जो विस्तार है 2933 किलोमीटर। अभी आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप 3214 में से 2933 जब माइनस करेंगे तो आपको 281 किलोमीटर मिल जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ओके। सो आपने देखा कि किस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा था और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये दो प्रश्नों के उत्तर पता होने थे। नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। डिफरेंस आपका आ जाएगा 281 किलोमीटर, ओके। सो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया, ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल हिमालय डैश के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल हिमालय डैश के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री, लघु हिमालय, ब्रह्म हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है। गेहूं मिशन, चावल मिशन, दलहन मिशन या फिर तिलहन मिशन। आपको बताना है करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो तिलहन मिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है, भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे। आपको दिए गए ये ऑप्शन, आपको बताना है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। भू राजस्व महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक होल्ट मैकेंजी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। मेक इन इंडिया का संबंध किस क्षेत्र से है, आपको बताना है। विनिर्माण क्षेत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कौन से अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 216, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा एक नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित नहीं थे। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित नहीं थे।
सो ऑप्शन नंबर 4 शेख सफुद्दीन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में नवीन आर्थिक सुधारों एलपीजी 1991 के लागू होने के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, एस वेंकटरमन, अमिताभ घोष। ये प्रश्न आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछा जाता है। एलपीजी मॉडल है, ये लागू हुआ था आपका 1991 में। यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म है एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। ओके, हिंदी में अगर इसका देखें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसे 1991 में भारत में आर्थिक सुधार के लिए आपका अपनाया गया था और तब जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे एस वेंकटरमन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉप्स योजना बनाई थी? डॉप्स योजना किसने बनाई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस? सो यहाँ करेक्ट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1598, 1636, 1699 या फिर 1704? खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द पावर एलीट पुस्तक किसने लिखी? राइट मिल्स, मोश्का, मिसेल्स या फिर पेरेटो? द पावर एलीट पुस्तक लिखी है राइट मिल्स ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है? मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है। कानूनी वैधता, शक्ति वैधता, परंपरागत वैधता या फिर करिश्माई वैधता? करेक्ट होगा शक्ति वैधता। ओके, सेकंड करेक्ट है। अगला है चिनूक पवन डैश में बहती है। चिनूक जो विंड है वो आपकी कहाँ बहती है आपको बताना है। सहारा, इटली, स्विट्ज़रलैंड या फिर अमेरिका? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? नैतिक मूल्यों का पतन, संप्रदायवाद का खतरा, जाति व्यवस्था? प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा जाति व्यवस्था नहीं। ऑप्शन नंबर 4 यानी तीनों ही आपके ये प्रत्यक्ष चुनौती हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं भाग 11 अध्याय 2 में। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध? बृहस्पति करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति के कारण नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या नहीं है।
सो करेक्ट हो जाएगा महासागरीय धाराएं। बाकी सभी आपका भूकंप की उत्पत्ति का कारण है, महासागरीय धाराएं यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है विसर्प किस कारक के अपरदन से निर्मित होता है? विसर्प किस कारक के अपरदन से निर्मित होता है? नदी, पवन, समुद्री लहरें या फिर भूमिगत जल? विसर्प उत्पन्न होता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विसर्प क्या होता है। ठीक है, विसर्प का मीनिंग होता है आपका मिएंडर यानी एक नदी द्वारा बनाए गए घुमावदार रास्ते को ये विसर्प कहा जाता है। ठीक है, जब नदी मैदानों में बहती है और फिर उसकी गति जब धीमी हो जाती है तो नदी के इस कटाव से ये उत्पन्न होता है एंड ये नदी के द्वारा निर्मित होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C8 एंड H-TET दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। 42वां संशोधन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के तीसरे स्पीकर कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। लोकसभा के तीसरे स्पीकर का नाम बताना है आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो करंट में स्पीकर हैं लोकसभा के अध्यक्ष वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो तीसरे स्पीकर आपके सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। सो हम लोगों को जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे क्योंकि आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो संसद के सदस्यों द्वारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? पंचायतों की संरचना वर्णित है 243(6) में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया? 1956 और 68 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया। करेक्ट हो जाएगा V.M. दांडेकर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो करेक्ट हो जाएगा मस्की शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित नहीं है? एटलस, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर एपेनाइन? यूरोप में स्थित नहीं है। ये जो क्वेश्चन में नहीं वर्ड आता है आप इसे ध्यान से पढ़िए। जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे और जो क्वेश्चन आता होता है वो भी गलत कराते हैं। तो आपको ये जो नहीं है इसे ध्यान से पढ़ना होगा। यूरोप में स्थित नहीं है एटलस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या मतलब है इसका? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है इसका अर्थ। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास, ये है इसका अर्थ, यानी 4th ऑप्शन। अगला है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए
वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है। आपको दिए हैं 4 ऑप्शन, बताना है कौन सा सबसे डेंजरस है। पेलियन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है चोल काल में वेट्टी का क्या अर्थ होता था। चोल काल में वेट्टी का क्या अर्थ था। ये आपका एक प्रकार का कर होता था, ओके, टैक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से शुंभ निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर का निर्माता कौन थे। निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर। विजयालय चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा में सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर चर्चा करता है और आपस में और साथ ही शिक्षार्थियों के बीच आत्म जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है, इसलिए उसे डैश अपनाना चाहिए। मुक्त अंतर्दृष्टिकोण, बंद अंतःदृष्टिकोण, दोनों, या फिर कोई नहीं। कई बार आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक बताई जाती है कि जैसे ऑल हो तो ऑल को टिक कर दो ऑप्शन, बोथ हो तो बोथ को टिक कर दो, लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं होता है। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर आपका करेक्ट आंसर 3rd लग रहा है तो वो गलत है। फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा मुक्त अंतर्दृष्टिकोण, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है गहन चिंतन की विकास प्रक्रिया में सहायक के रूप में पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस तरह लिखा जा सकता है। एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न है ये आपके, ओके। एक छात्र मूर्त से प्रतीकात्मकता की ओर बढ़ सकता है। मूर्त से प्रतीकात्मकता की ओर बढ़ सकता है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कभी कभी छात्र के पास विभिन्न सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं से संबंधित वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए। चारों ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और आपको बताना है कि क्या करना चाहिए। पेडागोजी के प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप एक ट्रिक से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एंड वो ट्रिक है आपकी कि कभी भी आपको नेगेटिव जो शब्द होते हैं वो ऑप्शंस को टिक नहीं करना है। मतलब कि जैसे पहले ऑप्शंस को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है छात्रों को डांटे, भाई क्यों डांटे, तो डांटे वाला आपका ये नेगेटिव हो गया, आपको नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कि छात्रों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं। ऐसे आप छात्रों से 1 to 1 नहीं हो सकते कि तो गलत हो, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि उनके विचारों को ही नज़रअंदाज कर दें, तो ये भी बिल्कुल गलत है। भाई आप टीचर किस बात के हो जब आप स्टूडेंट को इग्नोर कर दो, उनके क्वेश्चंस के आंसर ना करो, तो ये भी आपका गलत है। इस तरीके से अगर आप देखें तो 4th है कि छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समझाएंगे, यानी एक नहीं विभिन्न तरीक़ों से समझाया जाएगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो आप कैप्चर करें, उसे टिक करें, ओके। इस तरीके से आप पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एंड पेडागोजी आपकी हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, इस ट्रिक से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 4th करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होती है। संवाद करने में, स्थानिक तर्क करने में, सहयोग करने में। स्टार्टिंग में ग्लोब का यूज़ कर किस कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक, 2nd ऑप्शन। अगला है
नैतिकता, शिक्षा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, कला सामाजिक विज्ञान डैश की अंतर्गत आता है। ये सभी आपका अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा आपको बताना है। सोशल साइंस, अर्ध सोशल साइंस यानी अर्ध सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आप देखते हैं कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। आपको सारे स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ने हैं और फिर करेक्ट आंसर करना है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट्स आते हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप उसे जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन इन टाइप के लॉन्ग प्रश्न और रीजनिंग में जैसे आपकी पजल्स आती हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, उन सब के लिए टाइम को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करना। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। बताओ, सामाजिक विज्ञान की कौन सी प्रकृति नहीं है। अध्ययन का अवास्तविक पाठ्यक्रम, थर्ड वाला जो है ये बिल्कुल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स तक। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। नाटक, कथा लेखन, क्विज या फिर वाद विवाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कशन यानी वाद विवाद। आप अगर किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट पर्सन्स के या डिफरेंट बच्चों के आपको विचार आपस में मिलते हैं, तो एक वो अच्छा तरीका होता है सजगता बढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा है करेक्ट आंसर। एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन, सेकंड आपका उपयुक्त आंसर है, इसलिए सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा जो मनुष्य समाज के संस्थानों और कार्यकलापों से संबंधित है और समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, इसे किस रूप में जाना जाता है। सामाजिक विज्ञान करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किस वंश ने पहली बार प्राचीन भारत में सिक्के पर राजा की छवि अंकित की थी। कुषाण, गुप्त, मौर्य, हर्यक। सो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। कुषाण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 3 कथन दिए हैं, तीनों में से बताना है कौन सा सही है। अवंती और उसका 2 महाजनपद जो विंध्य के दक्षिण में स्थित थे। कंबोज उत्तरापद पर स्थित था और घोड़ों के कृष्ण नस्ल और उल्लेखनीय घुड़सवारों के लिए जाना जाता था। सुरसेन राजा अवंतीपुर महावीर के शिष्य थे। बताना आपको कौन सा होगा करेक्ट आंसर। सो केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन, गौतमी पुत्र। करेक्ट हो जाएगा विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी को किसके द्वारा हराया गया था। हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। सो बाबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में
इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भक्ति संत ने भारूड की रचना की थी? आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, एकनाथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकनाथ, भारूड की रचना एकनाथ ने की थी। अगला है, इनमें से किस युद्ध को रकाशा तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए रकाशा तांगड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तालीकोटा की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ले, कोई नहीं। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैम से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि भारत के किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताए गए हैं सारे अधिनियम, इनमें से कौन सा मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? फोर्थ ऑप्शन 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। करो या मरो का जो स्लोगन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने कहा था, ये स्लोगन किसके द्वारा बोला गया था। आंसर आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि डू और डाई ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजी संपत्ति के खिलाफ थे और इसकी सामाजिक बुराइयों के जड़ के रूप में देखते थे? निम्नलिखित में से निजी संपत्ति के खिलाफ थे और सामाजिक बुराइयों के जड़ के रूप में से देखा जाता था। समाजवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेनिटो मुसोलिनी, फांसीवाद, एडोल्फ हिटलर, नाजीवाद। सही है आपको बताना है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही पेयर आपको सही बताए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 658 नंबर, 1790 के दशक में डैश की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया था। डैश कौन था? डैश नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, फिल कर दीजिए यहाँ पर। 1790 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु के मांग वक्र के अनुदिश गति कर सकता है? इसकी कीमत में बदलाव, अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ताओं के स्वाद और वरीयताओं में बदलाव। मांग वक्र के अनुदिश गति कर सकता है, कीमत में बदलाव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, इसकी कीमत में बदलाव। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? वे परस्पर समांतर होते हैं, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है शुद्ध लाभ में क्या सम्मिलित नहीं है। एकाधिरात्मक लाभ आपका सम्मिलित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट नियंत्रण के गुणात्मक मौद्रिक साधनों का उदाहरण है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्रेडिट राशनिंग, वैधानिक तरलता अनुपात या फिर नैतिक मुकदमा। क्रेडिट नियंत्रण के गुणात्मक मौद्रिक साधनों का उदाहरण केवल सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 4 यानी क्रेडिट राशनिंग और नैतिक मुकदमा। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका स्थान सर्वोच्च होता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान और संसद दोनों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के से निरस्त कर दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? सो ये था आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, सभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है और तथा उसकी घोषणा अंतिम होती है। आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में लवणीय मृदा पाई जाती है? आपको दिए गए 4 राज्यों के नाम बताना है। कौन सा राज्य है जहाँ पे लवणीय मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम सबसे हल्की ज्ञात धातु है। यह हल्का और मुलायम होता है। इसमें सभी धातुओं का गलनांक सबसे कम होता है और इसका क्वथनांक उच्च होता है। यह प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही या सही है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट है, काल बैसाखी तूफान मुख्य रूप से कहाँ आता है? काल बैसाखी तूफान मुख्य रूप से आता है भारत और बांग्लादेश। थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है? बनास, नर्मदा, गंगा, गोदावरी। करेक्ट है बनास। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किस प्रकार की मृदा मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है? लेटरेट, लाल, काली, जलोढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ सॉइल, जलोढ़ मृदा। ओके, भारत में लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है? चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग कितना था? करेक्ट हो जाएगा 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, सागर मित्तल प्रसरण सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चारों ऑप्शंस में से क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट हो जाएगा हैरी हेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए ताजे जलोढ़ का जमाव उत्तरी मैदान में बेल्ट बनाता है। भानगढ़, खादर, तराई या फिर भाबर? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और द्वारा सहमति दिए जाने के बाद विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। सो यहाँ पर और डैश होगा और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? बताना चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार जबरन श्रम पर प्रतिबंध डैश है। चारों ऑप्शंस में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जबरन श्रम पर शोषण के खिलाफ अधिकार सही हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता गलत है? आपको सभी ध्यान से पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर। उन्हें संसद की नज़र में एक सम्मानित कानूनविद होना चाहिए, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपको बताना है करेक्ट आंसर। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 395। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य किससे संबंधित है? अति न्यून अवधि, दीर्घावधि, अति दीर्घावधि या फिर न्यून अवधि? ये संबंधित है अति न्यून अवधि से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? आपको ध्यान से पढ़ने हैं और बताना है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति के पहले चरण के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्म को पेश किया गया था? आंध्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 पंजाब और हरियाणा। किस राष्ट्र के अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता को दर्शाता है? किसी राष्ट्र के अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता दर्शाता है राष्ट्रीय विकास, सेकेंड ऑप्शन। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में पाई गई थी? जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच में, 1911 से 1921 के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का सोर्स नहीं है? ताजे पानी का सोर्स नहीं है महासागर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि पेंथालासा की प्रत्यक्ष निरंतरता कौन सी है? पेंथालासा की प्रत्यक्ष निरंतरता कौन सी है? ये है प्रशांत महासागर। अगला है, तराई में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपको दिए हैं 4 टाइप की सॉइल्स, बताना है तराई में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस परत की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है? सियाल, भूपर्पटी, बाह्यक्रोट या फिर मेंटल? 3500 किलोमीटर का रेडियस है आपका बाह्यक्रोट का। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वन में नहीं पाया जाता है? सागौन, आयरनवुड, शोरिया, देवदार? उष्णकटिबंधीय वन में नहीं पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदार, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, पृथ्वी अक्ष के चारों ओर से किस दिशा में घूमती है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे किस दिशा में घूमती है? ओके, ये अर्थ है एंड ये इसकी एक्सिस है। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। ओके, वेस्ट से ईस्ट की ओर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं।
शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। नीचे दिए गए आप बताइए कौन सा सही है। ओके, नेक्स्ट बताना है आपको कि ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, भारत। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था बोल्शेविक ने। थर्ड वाला करेक्ट होगा। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? संघीय संरचना, सिद्ध प्रांत और NWFP। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। सो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी मुद्दों पर वहाँ चर्चा हुई थी। नेक्स्ट है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियाँ शब्द प्रयुक्त हुआ था? किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियाँ शब्द प्रयुक्त हुआ था? 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? सो ये विस्तार था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है, औरंगजेब के बाद मुग़ल सम्राट कौन बना? बहादुर शाह, शाह आलम सेकंड, मोहम्मद शाह या फिर कोई नहीं? औरंगजेब के बाद मुग़ल सम्राट बहादुर शाह बना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि किसने खुसरो शाह को पराजित किया और खिलजी वंश को समाप्त किया? गाजी मलिक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 18वीं शताब्दी के मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? बंगाल, अवध, काबुल, हैदराबाद। काबुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। थर्ड। अगला है, भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत कबीर अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा जो सबसे प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथों में से एक है। कथन में कौन से सही हैं बताना है आपको। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सैला राजवंश की वंशावली किस शिलालेख में मिलती है? शैला राजवंश की वंशावली राघोली शिलालेख में देखने को मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सोने के सबसे कम प्रतिशत के सोने के सिक्के जारी किए? गुप्त शासक की बात हो रही है। विष्णुगुप्त यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक मंजिल के होते थे। मोती सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख आभूषण था। करेलियन एक सुंदर लाल पत्थर जो मोतियों का निर्माण करते थे। कौन सा इसमें सही है? सो केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी पूरी तरह से होता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इस अवधि के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय से कम होगी। किस स्थिति में आपको बताना है राष्ट्रीय आय मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय से कम होगी? बढ़ती कीमतें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रश्न है, एक नाबालिग लड़की के लिए बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली में निम्नलिखित में क्या कहा जाएगा? रिटेल, मर्चेंट, सामाजिक या फिर कॉरपोरेट? सो यहाँ कहा जाएगा रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत वृहद मुद्रा क्या है? M1, M2, M3 या फिर माई?
सो M3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 1997 में मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा पेश की, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे वर्ष में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बदल दिया। 2010 थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, 2010 में बदल दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन में मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति का अधिकार हटाने को कहा गया था। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। 44वां संशोधन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। चुनाव आयोग पंचायत चुनाव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक है, 4 वाला। नेक्स्ट है यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति पद के रिक्त होने और उपराष्ट्रपति के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। मुख्य न्यायाधीश करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द डैश के संविधान से लिया गया है। बताना है आपको करेक्ट आंसर। ये सब फ्रांस से लिया गया है, 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए बताना है। सो यहाँ पे USSR करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अगला है पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इन 5 नदियों में से कौन सी उनमें से एक नहीं है। सो यहाँ पर यमुना नहीं है, ठीक है, यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। सो 2nd करेक्ट होगा। अगला है सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सो 2nd ऑप्शन आपका सही है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर कोई समांतर नहीं हो सकता। 0 डिग्री यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला है सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को डैश फसल कहा जाता है। खरीफ, रबी, ज़ैद या फिर कोई नहीं। सो यहाँ पर रबी करेक्ट हो जाएगा, रबी फसल। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में देश में हरियाणा का स्थान क्या है। साक्षरता दर में देश में हरियाणा का स्थान क्या है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 यानी 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। 13th, 14th, 15th या फिर 16th। 15वां 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है रेगुड़ मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। काली, लाल, कांप, लेटराइट आपको बताना है कौन से नाम से जाना जाता है रेगुड़ मृदा को। काली मृदा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रजातियों की समृद्धि और उच्च स्तर की अतिवाद जैव विविधता गर्म स्थान की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रजाति विविधता उष्णकटिबंध में सबसे अधिक होती है और नीचे ध्रुवों में कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानी के साथ साथ पूर्व स्थानी भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर। केवल 1, केवल 2, 3, 1, 2, 3 या फिर 1 और 3। सो 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1st, 2nd एंड 3rd। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्षा को जलवायु क्षेत्र के वर्गीकरण का आधार माना। कोपेन, थार्नथवेट, ट्रुएथा, कैनड्रेव। बताइए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट हो जाएगा थार्नथवेट, 2nd। अगला है क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी।
आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1789 करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन बिजोलिया किसान आंदोलन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NG रंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। 4, 11, 7 या फिर 5। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शन नंबर 4, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। टाइम पीरियड आपको बताना है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। करेक्ट हो जाएगा 1206 से 1526। अगला है मुग़ल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम आपको बताना है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बहादुर शाह। और बहादुर शाह लास्ट थे और इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें अपना बहुत सहयोग दिया था। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न है कि आचार्य भिक्षु ने श्वेतांबर जैन धर्म के तहत किस सुधारवादी धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तेरा पंथ करेक्ट हो जाएगा, तेरा पंथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है। अनेकांत बौद्ध धर्म का एक प्राचीन सिद्धांत है। अनेकांतवाद यानी अनेकांतवाद बौद्ध धर्म का एक प्राचीन सिद्धांत है। ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो पहली बार कब जारी की थी। 90 में, 93 में, 92 में या फिर 91 में। 1990 यहाँ पर आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी की थी और इसी के साथ हमारा जो SST मैराथन है ये कंप्लीट होता है। ये आपका HTET एंड CET दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी बच्चों तक। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। HTET की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। अभी आपके पास 10 से 15 दिन है तो बिल्कुल भी एक मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखें। एंड HTET एंड CET के एग्ज़ाम में बैलेंस कैसे बनाएं, कैसे अपने दोनों एग्ज़ामों को से डील करें, तो लेटेस्ट वीडियो जो आपकी है HTET एंड CET वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।